अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट और ख़ूबसूरत सा टॉपिक लाए हैं और वो टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। यानी इस लेक्चर में हम फ़ोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़ोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि तमाम प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें होती है। न ये सिर्फ प्लांट्स को फ़ायदा मुहैया करता है बल्कि इसके साथ साथ एनिमल्स भी इन पर इन्हिसार करते हैं और इनसे अपना खुराक ले लेते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो भी फोटोसिंथेसिस ही का है, क्योंकि एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती और प्लांट्स में होती है। तो बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन, यानी लाइट की मदद से कुछ चीज़ को तैयार करना। तो अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ बनेगी, कौन सी चीज़ किससे तैयार होगी। तो बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। तो द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट एज एनर्जी एंड क्लोरोफिल are used and releasing the oxygen as a byproduct is called the photosynthesis। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स अपने खुराक को तैयार करते हैं और उस खुराक का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, उस खुराक का अपना एक नाम है और वो नाम है ग्लूकोज। यानी इस प्रोसेस में प्लांट्स ग्लूकोज को तैयार करते हैं। और ग्लूकोज किस चीज़ से तैयार करते हैं? तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी इसमें शामिल होता है। और किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? तो ये लाइट को इस्तेमाल करते हैं, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उसको एज एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ड्राइविंग फोर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी एनर्जी की मदद से ये प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल की भी बहुत ही ज़रूरत होगी। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी क्लोरोफिल भी इसमें ज़रूर शामिल होगा। और जब ग्लूकोज बनेगा तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इसके साथ साथ रिलीज होगा, इसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो क्या क्या इसमें रिएक्टेंट होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट यानी लाइट की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसकी मौजूदगी में ये दोनों रिएक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके साथ साथ क्लोरोफिल भी मौजूद होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी ये प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा? तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ये रिलीज होगा और इसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होगा। तो हमारा जो मेन टास्क होगा वो क्या होगा? वो कार्बोहाइड्रेट होगा, वो जो है ग्लूकोज होगा, C6H12O6 होगा। अच्छा, तो ये प्रोसेस किस तरह होगा? तो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। द ग्रीन प्लांट कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। अच्छा, तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो केमिकल एनर्जी हमें फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में मिल जाती है। वो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में स्टोर करते हैं, यानी ग्लूकोज की शक्ल में हमें फिर मिल जाती है। तो ये तो इसका प्रोसेस है। अच्छा, इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने में कौन कौन सी चीज़ें दरकार होगी जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो वो 4 चीज़ें हैं, यानी 4 मेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज 4 मेन थिंग्स, दीज 4 मेन सब्सटेंसेस आर द लाइट, द पिगमेंट, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ये 4 मेन चीज़ें हैं। ये 4 मेन चीज़ें, अगर ये 4 मेन चीज़ें ना हो तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। अगर इन चारों चीज़ों में एक चीज़ भी नहीं हो तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। पहला जो है लाइट। लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके लिए एज अ ड्राइविंग फोर्स
एक्ट करता है, एज अ ड्राइविंग फोर्स काम आता है। अगर ये ना हो तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा पिगमेंट है, पिगमेंट यानी कलर्स है, और वो कलर क्या है, तो वो कलर है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड वगैरह। यानी अगर क्लोरोफिल वगैरह ये भी ना हो तो भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर डिफिनीशन में कहा है कि क्लोरोफिल भी ज़रूर होगा, अगर ये ना हो तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना होगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर वाटर ना हो तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये इसके 4 मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। अब हम एक एक को तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक एक को तफसील के साथ बयान करेंगे। अच्छा, तो पहला जो कंपोनेंट है वो है लाइट। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट नहीं होगी तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। लाइट क्या करता है, तो ये एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। लाइट जो सनलाइट है ये तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको पता है कि इस एनर्जी को कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए जो प्लांट्स है वो इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी फिर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर होती है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बआसानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लाइट की तरफ आते हैं कि लाइट क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि लाइट जो है ये डुअल इन फंक्शन है, डुअल इन नेचर है, यानी ये जो है वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और उसके साथ साथ पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। यानी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करता है। इसके साथ साथ जो लाइट है वो पार्टिकल की शक्ल में भी ट्रेवल करता है, और जब लाइट पार्टिकल की शक्ल में ट्रेवल करता है, उसकी शक्ल में सफ़र करता है, तो उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं और उसको हम कहते हैं फोटान। यानी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटान। जब लाइट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है उसको हम फिर फोटान का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब लाइट तो बहुत सारा लाइट है, यानी जो सूरज है, जो सन से लाइट आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उस लाइट में जो विजिबल लाइट है, यानी वो लाइट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस लाइट को कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी अ पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी सोलर यानी जो सूर्य से रेडिएशन आ रही है, शुआएं आ रही है, उसका वो हिस्सा जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी ह्यूमन आई कैन सी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी वो सनलाइट का वो हिस्सा जो कि इंसानी आंख देख सकता है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है। और इसका जो रेंज है वो कितना है, तो वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर है। यानी इंसानी आंख उस सूरज के रेडिएशन को देख सकता है जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक हो। ठीक है, यानी उस लाइट को देख सकता है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक हो, और उसको विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है। अच्छा, और वो लाइट जो कि 380 से कम हो, जिसकी वेवलेंथ 380 से कम हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से कम हो उसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। और अल्ट्रा वायलेट जो है ये बहुत ही एनर्जेटिक वेव्स है, बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशन है जो कि सेल को डैमेज कर सकता है, सेल को डैमेज भी कर सकता है। तो ये तो हुई अल्ट्रावायलेट की बात। इसी तरह जो कि 750 से ऊपर है, यानी 750 से ज़्यादा है जिस रेडिएशन की वेवलेंथ, तो उसको इंफ्रारेड कहा जाता है, उसको इंफ्रारेड कहा जाता है। और इंफ्रारेड ये इतने एनर्जेटिक नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है, ये सेल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये तो हुई लाइट की बात कि लाइट का क्या रोल है और लाइट जो है किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। तो ये इसको एनर्जी मुहैया करता है, उसको एक ड्राइविंग फोर्स मुहैया करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हुई बात लाइट की। अब आते हैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है पिगमेंट्स। यानी अब पिगमेंट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या रोल है, तो पढ़ते हैं अपनी पिगमेंट की तरफ के पिगमेंट क्या चीज़।
अच्छा, तो पिगमेंट क्या चीज़ है? तो दोज़ बॉडी व्हिच एब्ज़ॉर्ब द विज़िबल स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड द पिगमेंट, यानी वो बॉडी, वो स्ट्रक्चर जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व करते हैं, उनको जज़ब करते हैं, उनको पिगमेंट का नाम दिया गया है। यानी अब जो सन से रेडिएशन आ रही है, उनको वो बॉडी जो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उनको हम पिगमेंट कहेंगे। अब जो है हमारे पास 2 किस्म के पिगमेंट है, यानी 2 किस्म के ऐसे कंपोनेंट है जो कि किस चीज़ को, लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो उन 2 कंपोनेंट का नाम है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। एक का नाम क्या है? एक का नाम है क्लोरोफिल और दूसरे का नाम है कैरोटीनॉइड। यानी ये द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये क्या है? ये इन्वॉल्व है और ये दोनों पिगमेंट अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में अब तफ़सील के साथ स्टडी करेंगे कि क्लोरोफिल क्या चीज़ है और कैरोटीनॉइड क्या चीज़ है। तो पहला जो है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या चीज़ है? तो क्लोरोफिल द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड which absorb the blue and red color and reflect the green portion of the sunlight is called chlorophyll। अच्छा, क्लोरोफिल क्या चीज़ है? तो क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करता है। किस किस लाइट को? जो कि ब्लू लाइट को और रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है। यानी सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें आपको पता है कि 7 मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो उन 7 मुख्तलिफ कलर में जो ब्लू और रेड को एब्जॉर्व करती है और उसके साथ साथ ग्रीन को क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको वापस भेजती है। तो उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्लोरोफिल है। अच्छा, अब आपको पता है कि क्लोरोफिल ग्रीन नज़र आता है। तो ये ग्रीन क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर को, ग्रीन पोर्शन ऑफ द सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब ये उसको रिफ्लेक्ट करता है तो इसी वजह से हमें ये क्लोरोफिल ग्रीन नज़र आता है और इस क्लोरोफिल की वजह से हमें जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रीन नज़र आते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद है? तो हमने तफसील के साथ ये स्टडी किया है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर मौजूद है? तो क्लोरोप्लास्ट में ये थायराकाइड में मौजूद है, थायराकाइड सेक में ये मौजूद है। हमने उसको क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में तफसील के साथ बयान किया है कि क्लोरोफिल वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, क्लोरोफिल की कई किस्में हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है और मुख्तलिफ क्लोरोफिल के टाइप्स है। लेकिन सबसे जो एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा है, वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तकरीबन ये तमाम ग्रीन प्लांट्स में मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो तमाम ग्रीन प्लांट्स है उसमें क्या, उसमें क्लोरोफिल ए मौजूद है। अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी इसी तरह बहुत सी जो प्लांट्स है उसमें मौजूद है। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी तकरीबन दोनों एक जैसे हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस वो इसके फंक्शनल ग्रुप का है। यानी एक दूसरे से ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है मीथाइल फंक्शनल ग्रुप, यानी CH3 जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरोफिल ए में है। और क्लोरोफिल बी में जो है वो CHO फंक्शनल ग्रुप है। यानी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बाकी दोनों तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए और तकरीबन सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह भी सेम है। तो ये तो बात हुई क्लोरोफिल के हवाले से कि क्लोरोफिल क्या चीज़ है और इसके टाइप्स क्या क्या है। अच्छा, बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि जो क्लोरोफिल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी क्लोरोफिल देखने में किस तरह है। तो जब हम क्लोरोफिल को देखते हैं, जब हम क्लोरोफिल को बाहर से माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमें क्लोरोफिल के 2 पार्ट्स नज़र आते हैं। यानी जब हम क्लोरोफिल को देखें तो हमें उसके वाज़ेह 2 पार्ट्स, 2 पोर्शन नज़र आते हैं। एक उसका हेड होता है और एक उसका टेल होता है। ये बहुत सी। और अब आप जब हेड और टेल की बात करें तो आपको कौन सा चीज़ याद आता है? आपको फास्फोलिपिड याद आ जाता है, क्योंकि हमने फास्फोलिपिड में भी यही कहा था कि उसका एक हेड और टेल होता है। तो चलो हम तो क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के हमें 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं। एक होगा इसका हेड और दूसरा होगा उसका टेल। यानी मिसाल के तौर पर हमने ये क्या देखा, माइक्रोस्कोप की मदद से एक क्लोरोफिल देखा और उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। यानी ये इसका हेड है, ये क्या, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हमें हेड नज़र आ रहा है और ये इसका एक लॉन्ग चेन, ये एक लॉन्ग टेल हमें नज़र आ रहा है। यानी ये क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर है जो हमें कुछ इस तरह नज़र आता होगा। अच्छा,
क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। हमें सेंटर पर क्या नजर आएगा, हमें सेंटर पर एक मैग्नीशियम नजर आएगा और उसके चारों साइड पर या उसके साइड पर हमें 4 रिंग नजर आएंगे, 4 रिंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग एक दायरे की शक्ल की स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी। यानी इस तरह हमें 4 रिंग नजर आएंगे और ये 4 रिंग नाइट्रोजन के है। यानी सेंटर में मैग्नीशियम है और चारों साइड पर इसके नाइट्रोजन रिंग अटैच है। और इन नाइट्रोजन रिंग को इन चारों नाइट्रोजन रिंग को क्या कहा जाता है, इन चारों नाइट्रोजन रिंग को फोरफायरिन कहा जाता है। इन चारों नाइट्रोजन रिंग को फोरफायरिन कहा जाता है। जबकि इस एक एक जो हमारे पास रिंग है इसको फायरोल रिंग कहा जाता है, इसको फायरोल रिंग कहा जाता है। यानी इस एक रिंग को फायरोल रिंग कहा जाता है और इस चारों रिंगों को फोरफायरिन रिंग कहा जाता है। अच्छा, तो सेंट्रल एलिमेंट इसका मैग्नीशियम है और चारों साइड पर इसके रिंग मौजूद है और वो रिंग नाइट्रोजन रिंग है। एक रिंग को फायरोल रिंग कहा जाता है और जो चारों रिंग है उसको इकट्ठे क्या कहा जाता है, उसको फोरफायरिन कहा जाता है, उसको फोरफायरिन कहा जाता है। मैंने लिखा भी है कि इट कंटेन द सेंट्रल मैग्नीशियम एटम to which the 4 nitrogen rings are attached and these 4 nitrogen rings are collectively called फोरफायरिन। तो ये तो हुई हेड की बात। और हेड जो है वो क्या है, तो वो हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक है यानी वो वाटर लविंग है, वो वाटर से डरता नहीं है। अच्छा, तो ये तो इसके हेड की बात हुई। अब आते हैं इसके टेल की तरफ कि इसका टेल किस तरह है। तो हम जब इसकी टेल की तरफ देखते हैं तो हमें एक लॉन्ग चेन इस तरह नजर आ रहा है, एक लॉन्ग चेन है। और ये लॉन्ग चेन किस चीज़ का है, तो ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन का। ये किस चीज़ का है ये लॉन्ग चेन, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का ये हमें एक लॉन्ग चेन नजर आ रहा है। और इस लॉन्ग चेन है ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये इस फायरोल रिंग के साथ लगा हुआ है, इसके साथ अटैच है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको फाइटोल चेन कहा जाता है। इस चेन को फाइटोल चेन कहा जाता है। यानी ये इस रिंग के साथ जो लगा हुआ चेन है, इस चेन का नाम है फाइटोल चेन। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फाइटोल चेन। तो ये तो किसकी बात हुई, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल की बात हुई कि इसका एक हेड है और दूसरा इसका टेल है। हेड हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है। वो हाइड्रोफोबिक है यानी वो वाटर से डरता है, उसको वाटर पसंद नहीं है। जबकि हेड है उसको वाटर पसंद है, वो वाटर लविंग है, वो वाटर से डरता नहीं है। तो ये हाइड्रोफिलिक है जी, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल की। यानी हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में 2 किस्म के पिगमेंट्स इन्वॉल्व है, एक क्लोरोफिल है और दूसरा कैरोटीनाइड है। तो क्लोरोफिल तो कंप्लीट हुआ, अब आते हैं कैरोटीनाइड की तरफ कि कैरोटीनाइड का क्या रोल है, कैरोटीनाइड क्या चीज़ है और ये क्या इसका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो जो कैरोटीनाइड है, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट, ये भी पिगमेंट्स है, ये भी क्लोरोफिल की तरह कुछ रंग है, कुछ कलर्स है, कुछ पिगमेंट्स है। और ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के साथ साथ ये भी एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। These are the pigments like येलो, ग्रीन तो नहीं है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ब्राउन है। यानी ग्रीन के अलावा जितने भी पिगमेंट है वो कैरोटीनाइड में आते हैं और सिर्फ ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल में आता है। जबकि क्लोरोफिल के अलावा जितने भी कलर है दूसरे पिगमेंट है, यानी येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ब्राउन है, वो सारे कैरोटीनाइड में आते हैं। अच्छा, अगर हम लाइट की बात करें तो जब लाइट किसी सेल पर पड़ता है तो इस सेल में सबसे पहले इस लाइट को कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब करता है। यानी सबसे पहले इसको कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब करता है, फिर कैरोटीनाइड इसको किसको देता है, कैरोटीनाइड इसको क्लोरोफिल बी में देता है और क्लोरोफिल बी के बाद ये क्लोरोफिल ए में आ जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगर लाइट है, ये लाइट रोशनी आ रही है और ये लाइट सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगी, ये सबसे पहले कैरोटीनाइड पर पड़ेगी। कौन इसको रिसीव करेगा, सबसे पहले इसको कैरोटीनाइड रिसीव करेगा। कैरोटीनाइड के बाद इसको क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल बी के बाद इसको क्लोरोफिल ए रिसीव करेगा, क्लोरोफिल ए। ये क्यों, क्योंकि जब लाइट आएगी तो वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होगी, तो उसको कम एनर्जेटिक बनाने के लिए वो सबसे पहले कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनाइड इसको कम एनर्जेटिक करके
क्लोरोफिल बी को देता है और सबसे आखिर में वो क्लोरोफिल ए के पास जाता है। तो ये तो बात हुई किसकी, कैरोटीनॉइड की और क्लोरोफिल की, यानी पिगमेंट की कि पिगमेंट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। आते हैं तीसरे जो मेन कंपोनेंट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या रोल है। तो हमने जैसे कहा कि फोटोसिंथेसिस में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो ग्लूकोज होगी, यानी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, C6H12O6 की ज़रूरत है। तो इस C6H12O6 में जो कार्बन है अब ये कहाँ से आया है, तो ये कार्बन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो ये ग्लूकोज किस तरह बनेगा, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कि द कार्बन इन द ग्लूकोज इज कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है ये कहाँ पर यूज होता है, ये ग्लूकोज में यूज होता है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई। सबसे जो लास्ट वन है वो है वाटर, कि वाटर का क्या रोल है। तो वाटर का भी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें निहायत ही अहम रोल है और वाटर के बगैर भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो जाता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। तो अगर वाटर ना हो तो ये ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होगा और हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है। अगर ये ऑक्सीजन ना होता तो हमारे लिए भी निहायत मुश्किलात होती और जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो भी मुतासर होता अगर ये ऑक्सीजन ना होता। तो ये तो बात हुई फोटोसिंथेसिस के हवाले से और उसके रिक्वायरमेंट के हवाले से। ये सिर्फ बेसिक डिफिनीशन थे, सिर्फ बेसिक जो इसका जो कंसेप्ट है वो हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है और इसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर अच्छी लगी होगी। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।